टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 7, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं? देखो, फोर्सेस जो होती हैं वो होती हैं दो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ के दरमियान कोई ऐसी चीज़ जो उनको आपस में बॉन्ड करती है, उसको हम फोर्स का नेम देते हैं। 19th सेंचुरी से पहले हमारे पास दो तरह की फोर्सेस थी, या तो थी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस या तो थी वो रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस अपोजिट चार्जेस की वजह से होंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, और रिपल्सिव फोर्सेस सिमिलर चार्ज की वजह से होंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये न्यूक्लियर फोर्स की कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक साइंटिस्ट था कोलम्स, जिसने जब उसने अपना एक लॉ दिया, कोलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर चार्जेस, तो उस टाइम ये लॉ जो था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए तो वैलिड होता था, न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है इसके लिए वैलिड नहीं होता था। अब लेट से आपको ये इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी थे, इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी, प्रोटॉन भी थे। इसके बाद उसके अंदर मजीद फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए गए जिनके ऊपर भी कुछ चार्ज था, वो पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे। तो ये सारे चार्ज डेंसिटी वाले पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर कैसे स्टेबल हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था उस टाइम, उस टाइम साइंटिस्ट के लिए। जी बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है। अब मुझे नहीं पता इसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, तो एक मिनट। बेटा हो रही है रिकॉर्डिंग, मैंने लगा दिया। अच्छा, तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हम इसमें सीखेंगे क्या, इसमें हम क्या अप्रोच स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, कौन कौन सी फोर्सेस उसको बाइंड करने की रीज़न है। ये सारी फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम ये देखेंगे कि उन फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये सारा हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नेचर ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितनी टाइप्स की होती हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, कुछ होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस। इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की होगी और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की होगी। अपोजिट चार्जेस हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक एटम को स्टेबल बनाते हैं। दूसरी होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, ये एटम को बनाते हैं अनस्टेबल। ये दो फोर्सेस हमारे पास बेसिक यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद हम आते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका कोई मैस है, एक का मैस m1, दूसरे का मैस m2, और वो एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं r। तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो उनके मैस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मींस F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्केयर। तो जब हम उसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्केयर। इस इक्वेशन में यहाँ पे मैंने आपको जो यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें मैंने कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी, तो वो कांस्टेंट वैल्यू भी आपने साथ लिखनी होगी। ये था ग्रेविटेशनल लॉ कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। बेटा ये मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वो किया हुआ रिकॉर्ड। जिसने क्वेश्चन पूछना हो ना, पहले हैंड रेज किया करें। हाँ जी बोलो। यार यार,
इसका जो कांस्टेंट होता है वो होता है कैपिटल जी। जी, ये थी हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट, रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिमिलर जैसे न्यूटन ने काम किया था कि दो ऑब्जेक्ट थे मैक्रो लेवल पे, बड़े मॉलिक्यूल्स थे, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो सेम हमारे पास कॉलम ने क्या कहा कि दो चार्जेस ले लो आप, कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ले लो, उनके दरमियान भी सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स होती है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है, और उस फोर्स को नेम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेट्स से हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये म्यूट कर दो बेटा आप, जो जिसके शोर आ रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कौन सी फोर्स लगा रहे हैं? ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम वही जैसे हमारे पास F इज इक्वल टू जी M1 M2 था, यहाँ पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 होगा। वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे भी डिस्टेंस का स्केयर होगा। तो सेम जैसे हमारी पिछली फोर्स थी, ये भी उसी तरह की फोर्स है। इसमें कांस्टेंट के होगा। इस फोर्स और उस फोर्स में क्या डिफरेंस होगा? वो फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन वाली थी और बड़े मॉलिक्यूल्स पे थी। ये फोर्स जो थी ये अट्रैक्शन वाली भी हो सकती है, रिपल्शन वाली भी हो सकती है। और ये छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रिनो, न्यूट्रिनो एटसेट्रा, इनके ऊपर हम लगा सकते हैं, हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ना इलेक्ट्रिक फोर्स हमें बताती है कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताती है कि न्यूक्लियस स्टेबल है। तो कौन सी फोर्स बताएगी कि जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस स्टेबल है? तो वो हमें बताएगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ अ न्यूक्लियस, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। तो अब न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए कुछ, कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। तो इससे पहले हम एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं, जिसका है कि कैसे जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट सफिशिएंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी ये सिर्फ और सिर्फ थी रिपल्शन की या अट्रैक्शन की, दो प्रोटॉन के दरमियान। अब न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन तो हैं, वो आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और टूट जाएगा। तो ये काफ़ी नहीं है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, और इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरली जो दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो होगी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज़्यादा है, गैप उनका ज़्यादा है, तो ये भी फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफ़ी नहीं है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। तो इस वजह से एक न्यू फोर्स अकाउंट में लाई गई, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल था, और इस वजह से ये कंसीडर किया गया कि इसके अंदर ही कोई फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि बहुत शॉर्ट रेंजेस हैं, जिनको हमने न्यूक्लियर फोर्स का नेम दिया। जी असद बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, अट्रैक्शन की भी हो सकती हैं, रिपल्शन की भी हो सकती हैं। इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि अब न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा, अप टू फर्मी 10⁻⁶मीटर। तो इसके अंदर कोई शॉर्ट रेंज फोर्सेस होंगी जो आपस में अट्रैक्ट करके मॉलिक्यूल्स को बाइंड करेंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने बता दिया बहुत वीक थी, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो दोनों ये बता नहीं सकती स्टेबिलिटी। तो हम ये लेट करेंगे कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। ये ऐसा समझ लो कि उसी न्यूक्लियस के अंदर ही
एक्ट होंगी और उसी के अंदर ही इन्फ्लुएंस होंगी, मतलब इसका इन्फ्लुएंस बाहर वाले पार्टिकल्स पे बिल्कुल नहीं होगा। अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। ये मैंने आपको बता दिया रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस के दरमियान क्या डिफरेंस था, दोनों क्यों अनस्टेबल थी। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला है चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये चार्जेस पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं डिपेंड करती? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। एक न्यूट्रॉन जो दूसरे न्यूट्रॉन पे फोर्स लगाएगा या एक प्रोटॉन जो दूसरे प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगा, वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी, एक तरह की वो सेम होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। अब इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं हम, ट्रीटियम और हीलियम का आइसोटोप। ट्रीटियम H13 और हीलियम का आइसोटोप He23। ये दोनों मिरर न्यूक्लियाई हैं। इन दोनों के पास एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के अंदर सेम है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की बाइंडिंग एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे की 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इनके अंदर जब देखा गया तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस थी उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल थी। जो डिफरेंस था वो सिर्फ और सिर्फ था उनके मैस के ऊपर, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया बाइंडिंग। जी फैजान बोलो। अच्छा ठीक है कर दो। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होता है। तो तीन तरह की फोर्सेस लग सकती हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ये तीनों फोर्सेस सेम होती हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। इनकी एग्जांपल हमने देखी, ट्रिटियम H13 और हीलियम 23। दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। दोनों की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। एक की है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उनके मैस डिफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी फोर्सेस हैं और बहुत ज़्यादा लेवल पे हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है। जैसे इसकी एग्जांपल ये लो कि छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलते जाते हैं तो बहुत बड़ा कंपाउंड बनता है। किसका? डायमंड का। उसके अंदर कार्बन के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स आपस में जुड़े होते हैं। तो इसकी भी कुछ ऐसी ही एग्जांपल है कि ये फोर्सेस क्योंकि बहुत छोटी हैं, बहुत स्मॉल लेवल पे हैं, लेकिन जब ये ओवरऑल कंबाइन हो जाती हैं तो इसकी पावर 10⁻⁴ तक चली जाती है, जो कि बहुत स्ट्रांग है और इनफ है एक्सप्लेन करने के लिए कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल है। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स इज समहाउ रिस्पॉन्सिबल टू टेल अस द स्टेबिलिटी ऑफ आवर न्यूक्लियस। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी शॉर्ट रेंज। डेफिनेटली शॉर्ट रेंज है क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस होगा, एक न्यूट्रॉन का इन्फ्लुएंस दूसरे न्यूट्रॉन पे होगा, तीसरे न्यूट्रॉन पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत कम होगा, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज है और शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स क्रिएट हुई है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये शॉर्ट रेंज है और इनकी जो रेंज होगी वो 10⁻⁻15 मीटर तक होगी। अगर न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज ज़्यादा होती तो क्या होता? अगर न्यूक्लियर फोर्स की रेंज ज़्यादा होती तो हम कहते कि न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है वो भी बड़ी हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता। तो जब न्यूक्लियर का साइज बड़ा हो जाता तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता। सो दैट मीन्स ये शॉर्ट रेंजेस हैं जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता और न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है। उसके बाद उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिपल्सिव एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये भी नहीं है कि दो आपके पास न्यूट्रॉन हैं, उनको जितना करीब लेके आते जाओ वो आपस में अट्रैक्ट करते रहेंगे। एक पॉइंट आएगा जब वो आपस में रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट कर देंगे। एग्जांपल इसकी ये है कि जब आप किसी गैस को वो करते हो, कंप्रेस करते हो,
गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हो, प्रेशर लगाने से उसको कंप्रेस करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, तो एक पॉइंट आता है जब आप मज़ीद उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। उसके अंदर जो फोर्सेस हैं वो अपने आप को चेंज कर लेती हैं और मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस की भी सेम प्रॉपर्टी है कि जब आप उनके दरमियान डिस्टेंस मज़ीद कम करोगे तो ये फोर्सेस जो हैं ये रिपल्सिव स्टार्ट हो जाएंगी, अट्रैक्शन वाली फोर्सेस इसमें ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या मतलब बहुत ज़्यादा डेंस्ड, क्योंकि हमने देखा न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो लिमिटेड है, शॉर्ट रेंज है, मतलब कुछ 10⁻⁻15 मीटर तक इनकी रेंज है, उससे आगे ये इफेक्टिव नहीं है। तो न्यूक्लियर सैचुरेशन क्या बताएगी? न्यूक्लियर सैचुरेशन सिंपली इम्प्लाइज दैट द इंटरेक्शन इज ओनली विद नियरेस्ट नेबर, मतलब एक न्यूक्लियन या एक न्यूट्रॉन साथ वाले न्यूट्रॉन पे अप्लाई होगा, अपनी फोर्स लगाएगा, दूसरे वाले पे नहीं लगाएगा। इस इफेक्ट को कहेंगे हम सैचुरेशन प्रॉपर्टी, और इस सैचुरेशन को हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी के। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी न्यूक्लियर फोर्सेस की सैचुरेशन ज़्यादा होगी। ये था हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल, ये एक जगह पर टिकती नहीं है। वो क्यों? जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा और जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ी, ये सेंट्रल फोर्सेस थी, ये एक जगह पर इफेक्टिव थी। मतलब उसमें जो हम एटम और चार्जेस लेते थे वो स्टैटिक लेते थे, उनको हम ये नहीं कहते थे कि वो रोटेशन में है। लेकिन इसमें जो प्रोटॉन है, इसमें जो न्यूट्रॉन है, वो स्टैटिक नहीं है, वो वाइब्रेट भी कर रहे हैं, ऑसिलेट भी कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि इनकी वाइब्रेशन और उनकी मोशन की वजह से जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो सेंट्रल नहीं है, वो किसी भी पार्ट पे हो सकती हैं। वो एक न्यूक्लियस के कॉर्नर में भी हो सकती हैं, वो न्यूक्लियस के सेंटर में भी हो सकती हैं, वो एक न्यूक्लियस के हेमिस्फीयर पे भी हो सकती हैं, कहीं पे भी वो हो सकती हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम डिपेंडेंट। ये वही अगेन बात हो रही है कि दो न्यूक्लियॉन्स मतलब दो प्रोटॉन हो गए, उनकी जो स्पिन की हमने बात की थी पीछे, स्पिन मोमेंटम मोमेंट पढ़ा था हमने, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, तो वो कभी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जो क्लॉकवाइज होगा तो उसकी और डिपेंड और उसकी वैल्यू होगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसकी और वैल्यू होगी। तो हम ये भी कहेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये स्पिन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, मतलब स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट है वेलोसिटी डिपेंडेंट। ये दोनों फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं, ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। न्यूक्लियॉन जो होगा अगर वो जितना ज़्यादा तेज़ी से वो रोटेट कर रहा है तो ये फोर्स भी उतनी तेज़ होगी, उतनी स्ट्रांग होगी, और जो जितना स्लोली मूव कर रहा है तो उसकी फोर्स भी उतनी वीक होगी। तो हम एंड पे कहेंगे कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये एक्सचेंज फोर्सेस है। क्या मतलब इसका? न्यूक्लियर फोर्सेस एज एक्सचेंज फोर्सेस के लिए हमें अलग से एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो।